इसके बाद जमीन पर नेट वेलोसिटी जीरो थी, इसलिए कहीं चला नहीं तो फ्रिक्शन नहीं तो ये जस्ट टच करके ऊपर हो गया। सारे बच्चे थंब अप करके यहां पॉज करूं तो इन दोनों की वेलोसिटी कंबाइन होकर इधर आई, ठीक है। टॉप पॉइंट पर जरा देखना, रन करके पॉज करूं तो दोनों वेलोसिटी जुड़ने के बाद नेट वेलोसिटी बढ़ गई, इसलिए पार्टिकल ऊपर जाते जाते तेज हो जाता है। जब ये इधर आएगा तो अगर हम लोग बात करें, जरा ये देखो हॉरिजॉन्टल सिचुएशन में ये ट्रांसलेशनल ये रोटेशनल टू नेट, और जमीन पर अगर आप बात करें तो जमीन पर ये दोनों बराबर जीरो। तो ये कहानी बार बार हमारे पास हो रही होती है की बात कर सकते हैं, और प्योर रोटेशनल की भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी अगर सेंटर ऑफ मास को चल रहा है तो इन सभी पॉइंट के पास VCOM 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 VCOM, ठीक है, इस प्रकार से सभी पॉइंट के पास ये वेलोसिटी होती है। और प्योर रोटेशन की बात करें तो बॉडी घूम भी रही थी तो सभी के पास R ओमेगा R ओमेगा R ओमेगा R ओमेगा इस प्रकार से सभी के पास वेलोसिटी होती है, और रोटेशन की वजह से इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होती। जब आप इन दोनों को एक साथ इकट्ठा करते हैं तो आपको रोलिंग मोशन का सारा सिनेरियो आपको समझ आता है। जरा ये देखना, मैं कुछ पॉइंट्स को लेकर चल रहा हूं, वहीं से आप चीजों को समझ पाएंगे। जैसे ये पॉइंट है, इसके पास एक ट्रांसलेशनल था V ट्रांसलेशनल या VCOM, और यहां पर था आपका R ओमेगा। यहां पर देखें तो इसके पास VCOM है, यहां पर इसके पास VCOM प्लस R ओमेगा है, यहां पर VCOM ऐसा है और R ओमेगा ऐसा है, यहां पर VCOM ऐसा है और R ओमेगा ऐसा है। सारे बच्चे थम्स अप करिए अगर आपको ये चीज समझ आई कि ट्रांसलेशनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद ग्राउंड, ठीक है, या मैं कंसेप्ट लिख देता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट हम लोग कहते हैं, इस वाले को भी हम लिख आ रहे हैं A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जीरो हो जाए। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए तो आप कह सकते हैं ये पॉइंट आगे पीछे कहीं चलेगा नहीं। तो कंडीशन क्या है, ये वाली वेलोसिटी इसके बराबर हो जाए यार। तो जब दोनों ग्राउंड आपका रुका हुआ है तो ये भी अगर रुका रहेगा तभी तो नहीं चलेगा। तो आप यहां पे कह सकते हैं कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, अगर आप देखें तो कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट शुड बी इक्वल टू R ओमेगा। सारे बच्चे इस बात से सहमत हैं क्या? इस पॉइंट पर आपका नेट वेलोसिटी जीरो होगा, सेंटर ऑफ मास आपका R ओमेगा से चल रहा होगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन √2 R ओमेगा होगा। क्लियर है क्या सारे बच्चे? ये आपकी प्योर रोलिंग में सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी बेसिकली होती है। एक मिनट रुकना, हेलो हेलो, ये वाला जो सरफेस है ना, ठीक है, अगर ये वाला जो पॉइंट है ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखा जाए तो रेस्ट पर है, तो उस समय के लिए हम लोग ये मान सकते हैं कि ये पूरी बॉडी ओमेगा से उस समय के लिए ओमेगा से इसी पॉइंट के अबाउट घूम रही है। और आपको ये पता है V इक्वल टू R ओमेगा होता है मेरे इंटरप्रेटर्स, या स्मॉल r लिखते हैं, V इक्वल टू R ओमेगा ये होता है, ठीक है। जरा यहां पर ध्यान से देखो, क्या आपको ये बात पता है कि ये वाला पॉइंट हमारे पास यहां से R√2 के डिस्टेंस पर है, तो ये इसकी वेलोसिटी अगर आप देखें तो ये हो जाएगा R√2 ओमेगा। ये वाला पॉइंट आपका R डिस्टेंस पर है तो ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी R ओमेगा। ये वाला पॉइंट आपका 2R डिस्टेंस पर है, ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी 2R ओमेगा, और ये वाला पॉइंट आपका R√2 पर है तो ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी R√2 ओमेगा। क्लियर है क्या सारे बच्चे? बोला भाई, क्लियर है क्या? अगर आप प्योर रोलिंग की बात करें तो हमारे लिए, ठीक है, मैंने नोटिस करा बीच बीच में आते हैं, मैं उनको भाग दे देता हूं। तो कुछ जनरल पॉइंट है यहां से R डिस्टेंस पर, और ये प्योर रोलिंग का केस है भाई। तो प्योर रोलिंग में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास R ओमेगा के बराबर होगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास R ओमेगा के बराबर होगा। तो इस पॉइंट के बाद दो वेलोसिटीज होंगी, एक तो सेंटर ऑफ मास का R ओमेगा होगा, और ये इस सर्कल पे भी तो घूम रहा होगा, तो यहां वेलोसिटी होगी इसकी R ओमेगा। तो जरा देखना, अगर ये थीटा है, अगर ये वर्टिकल चलेगा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा ये थीटा, इन दोनों का जो नेट वेलोसिटी आएगा वो इसकी वेलोसिटी होगी। तो वी नेट अगर आप देखें तो आपका आएगा R ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस R ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 2RR, ठीक है, हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर इनटू कॉस थीटा, इस प्रकार से, ठीक है। उन्होंने V इक्वल टू R ओमेगा रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप V की वैल्यू R ओमेगा डालेंगे तो आ जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। क्लियर? ये इसको हटा रहा हूं, ये हमारे पास फॉर्मूला बेसिकली आ गया। तो आप किसी भी पॉइंट का इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस फिर आ गया इंस्टेंट, लेकिन फ्रिक्शन के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन के आपके कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, क्योंकि कई बच्चे इस चीज में बहुत इरिटेट होते हैं। कुछ एच हाइट पर फोर्स लगा रहा हो तो ऑब्वियस बात है ट्रांसलेशनल भी हमारे पास होगा और रोटेशनल घूमने की भी बात होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट, सारे बच्चे को बहुत ध्यान सुनना, लेट h बी द हाइट वेयर फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 0। मान लो मैं एक ऐसे हाइट पर बात कर रहा हूं जहां पर ये आराम से प्योर रोलिंग का केस है, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर एक ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ट्रांसलेशनल इक्वेशन अगर आप लिखते तो F इक्वल टू m लिखते, है ना, तो A आ जाता आपका F by m, और यही फ्रिक्शन फोर्स F इंटू H इसके लिए एक रोटेशन देता, टॉर्क F इंटू H, टॉर्क इक्वेशन, रोटेशनल इक्वेशन अगर मैं लिखता तो I इंटू अल्फा। जो भी बॉडी की बात है, आप जनरली रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में जाते हैं। मान लीजिए मैं सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को Z mr स्क्वायर कह रहा हूं, ये Z क्या है, एक नंबर है जो सबके लिए, जैसे रिंग के लिए आपको पता है Z की वैल्यू 1 होगी, डिस्क के लिए आपकी Z की वैल्यू 1/2 होगी, हमारे पास हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 होगी, सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है, हमारे पास 2/5 होगी। ध्यान से सुनना बेटा, क्लियर क्लियर से रख दें Z mr स्क्वायर बाय अल्फा इंटू अल्फा। मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि देखो जब ये चलेगा तो इस पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन होगी, ये घूमने भी लगेगा अल्फा से, तो एक होगी इसके पास R अल्फा ऐसे, और एक होगी ट्रांसलेशन की A। ध्यान सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि हर समय ये प्योर रोलिंग में है, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इस फॉर्मूले में FH इक्वल टू ZMR इंटू R अल्फा इस टाइप से रख दूं, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, है ना। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, सारे बच्चे जरा यहां पर फोकस करना, FH बाय ZMR ये आपका R अल्फा है, ठीक है। और ये अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये प्योर रोलिंग के केस में है तो A की वैल्यू R अल्फा के बराबर होगी, और इसी को आप A रख सकते हैं, दैट इज F by m। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, F by m और F by m हमारे पास करता है H की वैल्यू ZR। ध्यान से सुनना, ये एक ऐसी हाइट है, इसको फ्रिक्शन वाले केस को मैं ले रहा हूं, H की वैल्यू ZR क्या बता रहा है कि सेंटर से आपकी एक ऐसी हाइट होती है
जहां पर अगर आपने फोर्स लगा दिया वट एवर मे बी द फोर्स, यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होगी, फ्रिक्शन यहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो यहां पर आपका टेंजेंशियल ये ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है और ये आर अल्फा, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये हमारे पास फ्रिक्शन आता ही यहां पर नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर है क्या? ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करा जहां पर ये आपके लिए एच की वैल्यू जेड आर थी, लेकिन अब आप फोर्स कहां लगा रहे हो? इन सब पॉइंट्स पर, इनमें से किसी भी पॉइंट पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो जरा ये देखना कि आपके लिए एच की वैल्यू ग्रेटर देन जेड आर है, ठीक है? तो हमारे लिए अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो यहां पर रोटेशन इफेक्ट भी होगा। ग्राउंड को जरा देखना, तो इसमें दो टाइप की एक्सेलरेशन इसके पास रहेंगी, एक ट्रांसलेशनल वो हमारे पास ए और एक आर अल्फा। जब आप ऊपर पॉइंट पर लगाते हो तो इसकी वजह से टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी। टॉर्क की वैल्यू इस पॉइंट पर टॉर्क अगर आप बात करें जो अल्फा जनरेट कर रहा है आर अल्फा, ये दोनों बराबर थे, लेकिन अगर आप इससे ऊपर वाले फोर्सेस ऊपर वाले पॉइंट पर फोर्स लगाते हो तो टॉर्क की ज्यादा वैल्यू होती है, तो ये वाला वैल्यू आपका बढ़ने लगता है। तो ये वाला वैल्यू जैसे ही बढ़ने लगता है तो फ्रिक्शन कंपनसेट करने के लिए आगे की डायरेक्शन में लग के स्लिपिंग को रोकता है। क्लियर? क्लियर? कुछ बच्चे यार कितनी फालतू बकवास कर रहे हैं यार, उनको कोई मतलब, ये बाद में सिंपैथी गेनर्स बनते हैं, बाद में सिंपैथी गेन करते हैं पेरेंट्स से भी, सोसाइटी से भी, सबसे, ठीक है, सबसे, सोसाइटी से, इधर उधर से, किसी तरीके से कोई बोल दे यार कोई नहीं यार तू आगे चल, बस इनको ये चीज पॉइंट्स पे बात करी तो आपका टॉर्क हमारे पास कम हो जाता है। उस केस में अगर आप बात करें तो जो आपकी ये वाली एक्सेलरेशन है ज्यादा होती है, आर अल्फा आपका कम हो जाता है। इस केस में इसकी टेंडेंसी आगे जाने की है तो फ्रिक्शन आपका पीछे की डायरेक्शन में लगता है। क्लियर? क्लियर? बोला भाई, केस है आपके लिए, ठीक है, केस 1, अगर आपका म्यू की वैल्यू जीरो है, क्या है? म्यू की वैल्यू जीरो है, तो आपके लिए एक mg sin थीटा होगा, एक mg cos थीटा होगा और आपका नॉर्मल रिएक्शन यहां होगा, है ना? ये जितने भी फोर्सेस है बेटा सेंटर ऑफ मास पे लग रहे हैं, तो यहां पर कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं करेगा। तो एक्चुअली में आप देखेंगे बॉडी विल नॉट रोल, बॉडी विल नॉट रोल, ये नीचे रोल डाउन नहीं करेगी बेटा, ठीक है, इट विल स्लिप, ये इट विल स्लिप। तो अगर आप यहां पर बात करें, ठीक है, तो जो भी आपकी इनिशियल एनर्जी थी अगर आप देखें और फाइनल एनर्जी की बात करें, मान लो मैं यहीं पर रेफरेंस सेट कर लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी जीरो का, तो इनिशियल एनर्जी आपके पास mgh थी और फाइनल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी बेटा। तो जो यहां पर बॉल पहुंचेगी ना, इसके पास एक v होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट में 2gh का v होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलिए भाई यस, इस टाइप से, ठीक है, ये है एंगल थीटा। अगर आप यहां पर बात करें कोई भी बॉडी होगी तो इसके यहां पर होगा आपका mg sin थीटा, ठीक है, यहां होगा आपका mg cos थीटा, यहां होगा आपका नॉर्मल। अब जरा देखना सारे बच्चे, क्या मेरे को बता सकते हो नॉर्मल और mg cos थीटा क्या टॉर्क जनरेट करेंगे, हां या ना? सारे बच्चे मेरे को बताइए, क्या नॉर्मल और mg cos थीटा टॉर्क जनरेट करे तो ऊपर ही होगा, और अगर सेंटर से ऊपर है तो ये आपका एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है इस पॉइंट से नीचे लग रहा है, इस पॉइंट से तो नीचे लग रहा है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे की डायरेक्शन में, हां या ना? भाई जब मैंने कहा था कॉम्बिनेशनल क्वेश्चन ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिख लेना भाई, ये होगा आपका mg sin थीटा, ठीक है, माइनस f इक्वल टू ma। क्लियर? और रोटेशन इक्वेशन होगा, रोटेशनल की बात करें f इंटू r इज इक्वल टू i अल्फा, ये तो होगा। फ्रिक्शन इसको एक टॉर्क दे रहा है, ये तो सेंटर के अबाउट तो हमारे पास टॉर्क नहीं दे रहा है, राइट? अगर हम लोग देखें ये फ्रिक्शन आया किस लिए था, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर ए और जो यहाँ पर आर अल्फा में डिफरेंस हो रहा था उनको बैलेंस आउट करने के लिए आया था कि सच दैट ये दोनों बराबर रहे, स्लिपिंग ना हो। मेरे वर्ड को सुनना, ये फ्रिक्शन आया क्यों था? क्योंकि हमारे पास ए और आर अल्फा अलग अलग होने जा रहे थे, टेंडेंसी थी कि अलग अलग हो जाए, लेकिन हमारे पास फ्रिक्शन ये बीच में आ गया था कि बढ़ने ना दे, इन दोनों को बराबर मेंटेन रखे कि स्लिपिंग ना हो। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहली इक्वेशन आएगी mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू ma, यहाँ पर आएगा fr इक्वल टू i की बात करेंगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में लगते हैं जनरली m के स्क्वायर a by r। अगर आप इसका r इधर ले जाएं और ऐड कर दें तो mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू ma, ये आ गया बेटा। और अगर आप यहाँ पर देखें f की वैल्यू दैट इज i a by r स्क्वायर, आप जैसे ही ऐड करेंगे तो mg sin थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय m प्लस i by r स्क्वायर इक्वल टू a। क्या आपको ये चीज समझ आ रही? क्योंकि ले जाने वाला फोर्स mg sin थीटा था, ले जाने वाला फोर्स mg sin थीटा था, इसका ट्रांसलेशनल मास m था, रोटेशनल मास i by r स्क्वायर था, ये उसी तरीके से जा रहा है, हाँ या ना? हाँ सर, रोलिंग g sin थीटा, अरे भाई गला क्या हो गया g sin थीटा 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना बेटा कि फॉर सेम इंक्लाइन, एक ही इंक्लाइन जहां पर थीटा आपका सेम है, जहां पर आपका थीटा सेम है, डिफरेंट के लिए अगर हम लोग बात करें, k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, सभी का रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग है। क्या समझना? रिंग के लिए अगर मैं बात करूं, रिंग तो k की वैल्यू आपकी होती है r, रिंग की बात करें या हॉलो सिलेंडर की बात करें, ठीक है। अगर आप डिस्क की बात कर रहे हैं या फिर सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो k होगा दैट विल बी r by √2। अगर आप हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं तो k की वैल्यू होगी √2 by 3r। अगर आप सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं तो ये k की वैल्यू होगी √2 by 5r। सभी के लिए हमारे पास देखा जाए एक्सेलरेशन डिफरेंट आएगी, हाँ या ना? बोला भाई, एक्सेलरेशन कम होगी, मोर टाइम, उसको चलने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप एक डिस्क पे एक रैम पर से भेज दे तो किसको ज्यादा टाइम लगेगा, कौन जल्दी आएगा कौन बाद में आएगा, ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, होमवर्क दूंगा उसको, ठीक है, राइट? ओके, एक तो ये बात की वैल्यू से नीचे होता है, तो एक्चुअली में आपका a, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन r अल्फा में a की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका फोर्स उस पॉइंट से नीचे है तो a की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो इस पॉइंट के पास टेंडेंसी कैसे आ रही है? इस पॉइंट के पास a इज ग्रेटर देन r अल्फा, टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड, टेंडेंसी टू स्लिप फॉरवर्ड, टेंडेंसी आई, अभी चला नहीं है, टेंडेंसी आई है टू स्लिप फॉरवर्ड। तो फ्रिक्शन कहां लगने लग जाता है? फ्रिक्शन अपने आप बैकवर्ड डायरेक्शन में लगने लग जाता है और वो a इक्वल टू r अल्फा को मेंटेन कर देता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस। अगर आप देखें तो यहां पर अभी देयर इज नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं हुई है, देयर इज नो स्लिपिंग। और अगर यहां पर स्लिपिंग नहीं हुई है तो फ्रिक्शन आपका स्टैटिक वाला है।
और अगर स्टैटिक वाला है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपका यहां पर 0 हो जाएगा। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इनिशियल एनर्जी आपकी mgh, ठीक है, mgh, ये आपकी फाइनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, दैट विल बी हाफ mv का स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा का स्क्वायर। दिल बनाना अगर आप इस चीज को समझ पाए। ऑल्दो फ्रिक्शन होते हुए भी gh, ठीक है, ये यहां पर आ गया 2gh, ये हो गया v स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इनटू v स्क्वायर। तो v की वैल्यू जो बॉडी की जमीन पर आती है दैट इज 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ आई? हर बॉडी के लिए जो जमीन पर पहुंचने की v है वो अलग अलग है, हाँ या ना सारे बच्चे? सारे बच्चे, क्या आप ये प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर ये टोटल है। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की अगर मैं बात करूं तो हाफ mv स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेशनल की अगर मैं बात करूं हाफ mk स्क्वायर, ठीक है, या हाफ mv स्क्वायर अगर मैं लिखूं k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो कई क्वेश्चन में आपको रेशियो भी पूछे जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी टोटल बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। अगर आपसे पूछा जाए तो ये रेशियो आपका कितना आएगा भाई? 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का अगर आपसे रेशियो पूछा जाए तो r स्क्वायर बाय k स्क्वायर आएगा। सबके k आपको याद होने चाहिए, क्लियर? अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी टोटल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का रेशियो पूछा जाए तो 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय k स्क्वायर बाय r स्क्वायर ये आएगा। तो आपके ये रेशियो वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, क्लियर? क्लियर?